इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 10। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। एक कमरे में कुछ लड़कों को बांध कर रखा गया। वो सब चिल्लाते हुए पूछे जा रहे थे कि आखिर उन्हें किस लिए ऐसे बांध कर रखा गया है। वहाँ खड़े बॉडीगार्ड बिल्कुल रोबोट की तरह खड़े होकर चुप हैं, जैसे उनको उन सब की बातें सुनाई न दे रही हूँ। तभी कमरे के अंदर चलते हुए किसी के आने की आवाज़ आती है। सभी लड़के उस ओर देखते हैं। कदमों की आवाज़ उनकी ओर ही बढ़ती जा रही थी। अंधेरे के बीच एक चेहरा उभर कर आता है, जो रुद्र का एक खतरनाक चेहरा था। वो सारे लड़के वही ग्रुप के थे जो आज कॉफ़ी शॉप में थे। रुद्र सभी को अपने एकदम डार्क एक्सप्रेशन से देखता है। उसकी नज़र एक लड़के पर टिक जाती है। रुद्र उस लड़के को जैसे ही देखता है उसे उसकी हरकतें याद आती हैं। ये वही लड़का था जिसने अपने पैर को अड़ाकर कॉफ़ी गिरवाई थी। ये वही लड़का था जिसने आव्या की कमर को पकड़कर करीब खींचा था। रुद्र अपना हाथ आगे करता है तो धीर एक बहुत ही धार वाला चाकू देता है, जो रेस्टोरेंट में यूज़ किया जाता है। रुद्र चाकू पकड़कर धीर को कुछ इशारा करता है। धीर जल्दी से आगे बढ़ता है और उस लड़के का हाथ खोलकर पकड़ लेता है। उस लड़के को 2 बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं और धीर उसके हाथ को पकड़कर एक मशीन में रखता है, जिससे वो हिल तक नहीं सकता था। वो लड़का चाकू की धार देख खुद के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश बिल्कुल नाकामयाब थी। उस लड़के की हथेली उस मशीन की टेबल पर रखी हुई थी। रुद्र चेयर पर बैठता है और कुछ देर उसकी हथेली को देखकर जोर से चाकू मारता है। कमरे में उस लड़की की दर्दनाक चीख गूंज जाती है, जिससे बाकी लड़के डर से कांप उठते हैं। रुद्र उसके हाथ को देखता है, जो अब उसके शरीर से अलग हो चुका था। रुद्र उसे उठाता है और अपने पास बैठे टाइगर को देता है। टाइगर उसे खाने लगता है। रुद्र का हाथ खून से भरा था। रुद्र की नज़र अब उस लड़के के पैर पर जाती है। वो सिर टेढ़ा किए उसके पैरों को देखता है। वो लड़का ऐसे ही दर्द से तड़प रहा था और अब रुद्र की ऐसी नज़र देखकर उसकी चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। रुद्र खून से लथपथ चाकू को अपने हाथ से पोंछता है और चाकू को रखकर वो धीर की ओर देखता है। इस बार धीर रुद्र की ओर तलवार बढ़ाता है, जो धार से चमक रही थी। कुछ पल में फिर एक बार उस कमरे में दर्दनाक चीख गूंज उठती है। रुद्र के चेहरे पर खून के छींटे पड़े थे। उसका पूरा शर्ट खून के रंग से रंग चुका था। रुद्र तलवार के खून को फिर एक बार अपने हाथ से पोंछता है और फिर अपने हाथ टाइगर की ओर बढ़ा देता है। टाइगर रुद्र के खून से सने हाथ को चाटने लगता है। वहीं रुद्र उस लड़के के पैर को देखता है, जो काट कर उसने ही अलग किया था। रुद्र अब सब लड़कों की ओर देखता है, जिनकी ये सब कुछ देख डर से हालत खराब हो चुकी थी। 1-2 तो डर से बेहोश ही हो गए। रुद्र धीर को कुछ इशारा करता है, फिर उठकर जाने लगता है। उसका टाइगर उसके पीछे पीछे जाता है। रुद्र अपने कमरे में जाता है। आज फिर से रुद्र को खून से सना हुआ देखकर रुद्रांश धीरे से कहता है, इसे रोज़ खून से नहाना पसंद है क्या? इतने खून तो मैं भी नहीं करता था जितना ये कर रहा है। लगता है कुछ ज़्यादा ही क्रूअल और हार्टलेस बना दिया है मैंने। दूसरी तरफ रात में सोते हुए भी सहस्त्रा दर्द का सामना कर रही थी। वो अपने पेट पर हाथ रखे दर्द से आवाज़ निकाल रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अव्यान अंदर आकर कुछ फाइल को कबर्ड में रखता है। उसे सहस्त्रा के मुंह से दर्द से निकलती आवाज़ सुनाई दे रही थी। अव्यान सहस्त्रा को देखता है, जो सो रही थी, इसके बावजूद अपने पेट पर मालिश कर रही थी। अव्यान सहस्त्रा की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और फिर पास जाकर बेड पर बैठ जाता है। अव्यान अपने हाथ बढ़ाकर उसके पेट को बहुत धीरे धीरे दबाने लगता है। सहस्त्रा जो अपने हाथ चला रही थी वो रुक जाती है। कुछ पल में अव्यान सहस्त्रा के हाथ को पकड़कर बेड पर रखता है। अव्यान सहस्त्रा के पेट को फिर से धीरे धीरे दबाने लगता है। सहस्त्रा का पेट बहुत सॉफ्ट था। सहस्त्रा बहुत राहत से सो रही थी। अव्यान सहस्त्रा को बैठाकर गले लगाता है और उसके पल्लू को हटाकर पीठ से होते हुए कमर को बहुत धीरे धीरे दबाता है। सहस्त्रा नींद में कसमसाते हुए अव्यान की गर्दन में चेहरा छुपाती है। नींद में होने की वजह से उसकी सांसें अव्यान को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। ऐसा होने से अव्यान की सांसें भी तेज हो जाती हैं। वो आंखें बंद करके खुद को संभालता है। काफ़ी देर बीत जाती है। अव्यान अब धीरे से सहस्त्रा को बेड पर लिटाता है। अचानक उसकी नज़रें सहस्त्रा के होंठों से थोड़ा नीचे एक छोटे से तिल पर जाती हैं। इस वक्त सहस्त्रा बेड पर लेटी थी। वहीं अव्यान का एक हाथ सहस्त्रा की पीठ पर था। वो बिल्कुल उसके ऊपर, उसके बहुत करीब था।
अव्यान तिल को देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो अपने होठों से उस तिल को चूमने ही वाला था कि एकदम से उसे कुछ याद आता है। वो सहस्त्रा से दूर हो जाता है। अव्यान सहस्त्रा को अच्छी तरह से लिटाकर अपने हाथ को निकालता है और फिर कुछ पल सहस्त्रा को देखने के बाद वो कमरे से निकल जाता है। अगले दिन आव्या इस वक्त घर से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसने जीन्स के साथ क्रॉप टॉप और ब्लैक जीन्स जैकेट पहनी थी, बालों को खुला छोड़ा था और आंखों को छुपाते हुए गॉगल्स पहने थी। सिर पर एक कैप था। आव्या टाइम देखते हुए खुद से कहती है, कहाँ रह गया ये खड़ूस इंसान? कल जल्दी जल्दी में मैंने उसका नंबर भी नहीं लिया। बोलते ही वो इधर उधर देखने लगती है, तभी उसे ब्लैक कार आती हुई दिखती है। आव्या कार को अपनी तरफ आते हुए देखती है। कार उसके पास पहुंचते ही रुक जाती है। आव्या कार को घूरते हुए देखती है। रुद्र ग्लास नीचे करके आव्या को देखता है। आव्या रुद्र को देखते ही शिकायत भरे लफ्जों में कहती है, इस बंद गाड़ी में मुझे कोई लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना। ये सुनकर रुद्र एक बटन प्रेस करता है। कार का डिज़ाइन अब चेंज होने लगता है। आव्या हैरानी से कार को देखने लगती है। अब कार एक ओपन डिज़ाइन वाली कार बन गई थी। आव्या ये देखकर खुश होकर जल्दी से दूसरी ओर जाकर बैठ जाती है। रुद्र उसके बैठते ही कार स्टार्ट करता है। आव्या उसे देखती है। इस वक्त रुद्र एक चॉकलेट बॉय लग रहा था। आव्या उसे देखकर कहती है, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? रुद्र कुछ देर तक तो शांत रहता है, फिर जवाब देता है, आई डोंट नो कि गर्लफ्रेंड किसे बोलते हैं। आव्या ये सुनकर रुद्र को अजीब नज़रों से ऊपर से नीचे देखती है। उसे लग रहा था कि रुद्र उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन सच में रुद्र को गर्लफ्रेंड के बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं था। वो तो ना कभी स्कूल गया था और ना ही कॉलेज। उसने जितनी भी पढ़ाई की थी वो घर पर ही रहकर की थी। यहाँ तक कि आज तक उसने कोई एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। पढ़ाई की कोई भी सर्टिफिकेट उसके पास नहीं था। उसका मानना था कि सीखना ज़रूरी है, ना कि अपनी पढ़ाई का कोई सर्टिफिकेट। खैर, रुद्र के ऐसे जवाब देने से आव्या उससे कहती है, गर्लफ्रेंड वो लड़की जिससे हम प्यार करते हैं। अब ये मत पूछना कि प्यार क्या होता है। रुद्र सपाट से कहता है, आई डोंट नो, और मुझे जानना भी नहीं। आव्या ये सुनकर कुछ पल रुद्र को देखती है, फिर आगे देखने लगती है। कुछ पल बाद आव्या ठंडी हवा को महसूस करते हुए खड़ी हो जाती है और हवाओं के झोंकों का आनंद लेने लगती है। रुद्र आव्या की ओर देखता है, तभी उसकी नज़र आव्या की खुली कमर पर चली जाती है, जो क्रॉप टॉप और जैकेट के ऊपर होने की वजह से दिख रहा था। रुद्र की पकड़ स्टीयरिंग पर कस जाती है और उसका चेहरा सर्द हो जाता है। रुद्र अचानक कार रोकता है, जिससे आव्या संभल नहीं पाती और रुद्र के ऊपर गिर जाती है। आव्या जल्दी से रुद्र के ऊपर से हटकर कहती है, ये क्या हरकत है? रुद्र अपनी जैकेट को निकालता है और बिना देखे आव्या को देते हुए कहता है, इसे पहन लो। आव्या कंफ्यूज्ड होकर रुद्र को देखती है, फिर एकदम से पूछती है, क्यों? तुम्हें दिख नहीं रहा मैंने ऑलरेडी ड्रेस पहनी है? रुद्र आव्या की ओर देखता है, फिर उसकी ड्रेस को घूरते हुए कहता है, इस ड्रेस से तुम्हारी कमर दिख रही है और मैं सिर्फ अपनी वाइफ की कमर देखूंगा। अगर तुम मेरी वाइफ होती तो तुम कुछ भी पहनो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। आव्या मुंह खोले रुद्र को देखने लगती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, इसका मतलब अगर मैं तुम्हारी वाइफ होती तो क्या तुम खुद को कंट्रोल करते? रुद्र सामने देखते हुए कहता है, नेवर। अगर तुम मेरी वाइफ होती तो मैं कब का कार रोककर सब तरफ बंद करता और फिर। तभी आव्या बीच में ही अपने कान को बंद करके जोर से चिल्लाती है, स्टॉप इट। वहीं ये सब बोलते हुए रुद्र काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, पर आव्या के अचानक ऐसे चिल्लाने से वो उसे देखता है। आव्या अपने कान से हाथ हटाकर एकदम से कहती है, जस्ट शट अप। बेशर्मी की भी हद होती है। मुझे पता है हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं है, बट मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसी बातें करोगे। अब ना तुम बिल्कुल चुप रहोगे और ना ही मैं कुछ बोलूँगी। बोलते ही आव्या रुद्र का जैकेट लेती है और अपना जैकेट उतारकर उसका जैकेट पहन लेती है। इस दौरान रुद्र दूसरी ओर देख रहा था। उसने गलती से भी आव्या को एक नज़र तक नहीं देखा। आव्या ठीक से बैठ जाती है और आगे देखते हुए कहती है, चलो अब। आव्या ये सब बिल्कुल ऑर्डर वाले लफ्ज़ों में कह रही थी, लेकिन अब तो रुद्र को आव्या के ऑर्डर सुनने की आदत हो चुकी थी। रुद्र कार स्टार्ट करता है। अब दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। रुद्र तो हमेशा ही चुप रहता था। आव्या ही थी जो बार बार उसका मुंह खुलवाती थी। इधर सहस्त्रा बैल्कनी में झूले पर बैठी थी और ठंडी हवाओं के झोंकों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। तभी उसके सामने चॉकलेट की बड़े से पैकेट आती है। सहस्त्रा पैकेट को देख सिर उठाकर सामने देखती है तो वो ध्रुवंश को पाती है। ध्रुवंश सहस्त्रा के साथ झूले पर बैठते हुए कहता है, कल मैंने रैबिट के मुँह से सुना था कि आपको पीरियड्स पेन हो रहे हैं। आप कहें तो मैं मालिश करूँ? सहस्त्रा जल्दी से नाम में सिर हिलाकर कहती है, जी बिल्कुल नहीं, अब मैं ठीक हूँ, इतना ज़्यादा दर्द नहीं है। बोलते ही सहस्त्रा बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सी हो जाती है। ध्रुवंश सहस्त्रा के चेहरे को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, भाभी मुझे आपसे कुछ पूछना है। सहस्त्रा ध्रुवंश को देखते हुए धीरे से सिर हिलाती है और धीरे से ही हाँ कहती है।
ध्रुवंश सहस्त्रा के चेहरे को बहुत गौर से देखते हुए कहता है, आप कभी अव्यान को छोड़कर नहीं जाएंगी ना? सहस्त्रा ये सुनकर तुरंत ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। सहस्त्रा को समझ नहीं आता कि आखिर ध्रुवंश ऐसा सवाल क्यों कर रहा है, और हमेशा तो वो अव्यान को ब्रो ही बोलता था, लेकिन उसने अव्यान का नाम लिया। सहस्त्रा इधर से उधर देखते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? सवाल का जवाब देने के बजाय सहस्त्रा के सवाल पर ध्रुवंश झूले पर पकड़ कसते हुए कहता है, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन कोई बात है या फिर बीमारी। आपको कोई बीमारी तो नहीं है ना? सहस्त्रा सोचने वाले भाव में चली जाती है। वो धीरे से कहती है, बीमारी? बीमारी तो नहीं है, लेकिन हमें फोबिया है। हमें अंधेरे से डर लगता है, और अगर आप इस दर्द के बारे में सोच रहे हैं तो ये नॉर्मल दर्द है, बस 3 दिन तक रहता है। बोलते ही सहस्त्रा अपने हाथ पेट पर रखती है। ध्रुवंश सहस्त्रा के पेट को देखता है, फिर सामने की ओर देखते हुए कहता है, नहीं, ये तो मुझे भी पता है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करा लीजिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे हमें आपकी छोटी छोटी बीमारियों का भी पता चल जाएगा। सहस्त्रा ध्रुवंश के ऐसे बोलने से ना समझते हुए कहती है, लेकिन वो इससे ज़्यादा कुछ बोलती ध्रुवंश तुरंत सहस्त्रा का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज़ भाभी, एक बार चेकअप करा लीजिए ना। सहस्त्रा ध्रुवंश के हाथ को देखती है, फिर ध्रुवंश के चेहरे को, जिस पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे, कुछ डर के, कुछ दर्द के, तो कुछ दुख के। सहस्त्रा समझ तो नहीं पाती, पर ध्रुवंश के इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मान जाती है। ये देख ध्रुवंश को एक शांति सी मिलती है। वो जल्दी से कहता है, ठीक है, कल। सहस्त्रा बीच में ही बोलती है, कल नहीं, उसके नेक्स्ट दिन चलते हैं। ध्रुवंश ठीक है बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर आव्या कार की बोनेट पर बैठी आइसक्रीम खा रही थी। उसके दोनों हाथों में आइसक्रीम थी और वो बहुत मज़े से खा रही थी। रुद्र फ़ोन में कुछ देख रहा था। वो फ़ोन बंद करके पॉकेट में रखता है, फिर आव्या को देखता है। आव्या बिल्कुल बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही थी। खाते हुए उसके होंठ के किनारे पर आइसक्रीम लगी थी। रुद्र ये देखकर आव्या के सामने खड़ा हो जाता है। आव्या सवालिया नज़रों से उसे देखती है। रुद्र आव्या के बहुत करीब होकर उसके होंठों को देखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर आव्या पता नहीं क्यों आंखें बंद कर लेती है। रुद्र आव्या की बंद पलकों को देखता है, फिर उसका हाथ बढ़ाकर अंगूठे से आव्या के होंठ पर लगी आइसक्रीम पोंछता है। आव्या के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है। आव्या के हाथ से दोनों आइसक्रीम गिर जाती हैं। वो रुद्र के सीने पर हाथ रखे उसकी टी शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। रुद्र का चेहरा आव्या के चेहरे के बहुत करीब था। आव्या को अपने चेहरे पर रुद्र की सांसें महसूस हो रही थी। कुछ देर तक जब आव्या को कुछ भी महसूस नहीं होता, तो वो आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। रुद्र की नज़रें आव्या की नज़रों से मिल जाती हैं। आव्या रुद्र की आंखों में गहराई से देख रही थी। रुद्र आव्या के हाथ को खुद की टी शर्ट से छुड़ाकर कुछ कदम दूर हो जाता है। रुद्र को दूर जाते देख आव्या जल्दी से नीचे उतरती है, फिर आगे बढ़कर रुद्र को गले लगा लेती है। रुद्र बस खड़ा का खड़ा रह जाता है। आव्या रुद्र को मजबूती से पकड़े हुए थी। तभी उसे कुछ याद आता है। वो झट से रुद्र से दूर होती है और उसे देखने लगती है। रुद्र बिना भाव के आव्या को ही देख रहा था। आव्या अपने कदम पीछे करते हुए बहुत धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इससे इफेक्ट हो रही हूँ। नो, ऐसा नहीं हो सकता। बोलते ही वो फिर से रुद्र को देखती है, जो अपने कदम बढ़ाते हुए आव्या की ओर ही आ रहा था। आव्या रुद्र को अपनी तरफ आते देख भागने लगती है। रुद्र सिर टेढ़ा किए आव्या को देखने लगता है। आव्या भागते हुए एक पेड़ के पास खड़ी हो जाती है। वो वहाँ खड़ी होकर रुद्र और अपने करीबी के बारे में सोचने लगती है। रुद्र को दूर जाता देख आव्या खुद के इमोशंस को संभाल नहीं पाई थी, जिस वजह से उसने आगे बढ़कर रुद्र को गले लगा लिया। लेकिन वो अपने इमोशंस को कैसे संभाल नहीं पाई, ये सोचकर आव्या काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। आव्या कुछ और सोचती उससे पहले उसे अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस होती हैं। आव्या तुरंत मुड़ती है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो गिरती उससे पहले ही उसके पास खड़ा रुद्र तुरंत आव्या का हाथ थाम लेता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है। रुद्र आव्या को खींचकर उसे कमर से पकड़ लेता है। आव्या रुद्र के हाथ को खुद की कमर से छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। आव्या को छुड़ाते देखकर रुद्र और ज़्यादा कसकर उसकी कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है। आव्या की धड़कन एकाएक धड़क उठती है। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, छूने की इजाज़त तो तुमने ही दी है ना? बोलते हुए वो एकटक आव्या के चेहरे को देखता है। रुद्र के ऐसे कहने से आव्या सिहर उठती है, पर जल्द ही खुद को संभाल कर वो कुछ बोलने वाली होती है कि रुद्र उसके होंठों से अपने होंठों को सटा देता है। आव्या की सिहरन और धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। दोनों के होंठ बस सटे हुए थे। आव्या हैरानी से रुद्र को देखती है। रुद्र उसके होंठों से दूर होकर आव्या के होंठों को देखते हुए कहता है,
जब तुम ऐसे चुप रहती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो। बोलते ही रुद्र आव्या की कमर से हाथ हटाकर दूर होता है। वो आव्या से 2-3 कदम पीछे होकर कहता है, मुझे नफरत है गर्ल्स की करीबी से, उन्हें छूने से। मैंने तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर कभी टच नहीं किया और अब ना टच करूँगा। तुम चाहती हो तो मैं तुमसे दूर रहूं, मैं रहूंगा, बट। बोलते ही रुद्र रुक जाता है। आव्या उसकी अधूरी बातों को सुनने के लिए उत्तेजित सी हो जाती है, पर रुद्र बिना कुछ बोले कार की ओर बढ़ने लगता है। आव्या ये देखकर कहती है, बट क्या? रुद्र बिना बोले चलता जाता है। आव्या चिढ़ते हुए उसकी ओर भागकर जाती है। रुद्र कार में बैठता है। आव्या उसके पास खड़ी होकर कहती है, बोलो, बट क्या? रुद्र चुपचाप आव्या को बिना देखे बैठा हुआ था। आव्या उसकी हरकत से बुरी तरह चिढ़ जाती है, फिर नाराजगी से कहती है, बताओ वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बोलते ही आव्या हाथ बांधकर मुंह फुलाए रुद्र को पीट करके खड़ी हो जाती है। आव्या वैसे ही 1 घंटे तक खड़ी रहती है, पर ना तो रुद्र कोई जवाब देता है और ना ही आव्या को देखता है। आव्या के पैर अब एक जगह खड़े होकर दर्द होने लगे थे, जिस वजह से वो खुद मुड़कर झल्लाते हुए कहती है, तुम ना 1 नंबर के खड़ूस और बदतमीज इंसान हो। तुम्हारा नाम रुद्र नहीं, रूड होना चाहिए था। पता नहीं किस पागल कुत्ते ने मुझे काटा था जो मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर आ गई। बोलते ही आव्या पैर पटकते हुए वहां से जाने लगती है। आव्या जाते हुए ध्रुवंश को कॉल करने लगती है। कुछ ही पलों में ध्रुवंश कॉल रिसीव करता है। आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, मेरा बच्चा प्लीज़ मुझे लेने आओ ना, मैं एक जगह आकर फंस गई हूँ। उधर से ध्रुवंश सवाल करता है, कहाँ हो? आव्या आमने सामने देखती है, जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय सुनसान रोड और जंगलों के। ये देखकर आव्या एकदम से रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ रुद्र की कार अब तक खड़ी थी। आव्या रुद्र की कार को देख ही रही थी, तभी ध्रुवंश की आवाज़ आती है, हेलो ट्यूलिप, कहाँ हो? तुम बताओ, मैं अभी लेने आ रहा हूँ। आव्या फ़ोन को देखती है, फिर एक नज़र रुद्र की कार को देखकर ध्रुवंश से कहती है, छोड़ो अंश, मुझे लिफ्ट मिल गई, मैं घर पर आकर तुमसे मिलती हूँ। बोलते हुए आव्या कार की ओर बढ़ने लगती है। ध्रुवंश की आवाज़ फिर एक बार आती है, ध्यान से ट्यूलिप, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। आव्या हाँ बोलती है, फिर बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। आव्या चलकर चुपचाप रुद्र की कार में बैठ जाती है। आव्या के बैठते ही रुद्र कार स्टार्ट करता है। चंद पलों में ही कार हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। सक्सेना हाउस में सभी हॉल में मौजूद थे। ध्रुव बहुत बुरी तरीके से दर्श को घूर रहा था। दर्श चाय पीते हुए श्रेष्ठा को ही देख रहा था, जो सबको चाय दे रही थी। श्रेष्ठा और सहस्त्रा सबको चाय देने के बाद खुद बैठ जाती हैं। श्रेष्ठा ध्रुव के सामने जैसे ही बैठती है, ध्रुव उसके हाथ को पकड़कर कहता है, दर्श शेखावत, अपनी नज़रें मेरी बेबी से दूर रखो, समझे तुम? दर्श सपाट शब्दों में कहता है, मेरी आंखें, मैं जिसे चाहे देख सकता हूँ। बोलते ही वो चुप होता है। श्रेष्ठा के साथ साथ जो हॉल में मौजूद थे वो भी दोनों को देखते हैं। ध्रुव दांत भींचते हुए कहता है, आंखें तुम्हारी है लेकिन बेबी मेरी है, इसीलिए अपनी नज़रें कहीं और रखो। दर्श भी कुछ बोलने को होता है कि श्रेष्ठा जोर से चिल्लाती है, स्टॉप इट। बोलते ही श्रेष्ठा दोनों को घूरती है, फिर कहती है, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने, चुपचाप नहीं रह सकते? श्रेष्ठा की बात सुन ध्रुव और दर्श दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। श्रेष्ठा दर्श को देखते हुए, दर्श, मुझे लगता है अब तुम्हें देवेश शेखावत को अपने जिंदा रहने की खबर दे देनी चाहिए। देवेश का नाम सुन सहस्त्रा पहले श्रेष्ठा को देखती है, फिर दर्श को। दर्श नाराजगी से कहता है, ओह, तो अब ध्रुव आ गया तो तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? इतना बोलते ही दर्श खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। विक्रम सबको देखता है, फिर वो भी दर्श के पीछे चला जाता है। सहस्त्रा ने आज तक कभी गौर से दर्श को नहीं देखा, लेकिन आज अपने नाना जी का नाम सुन वो बहुत गौर से दर्श को देखती है और जल्द ही पहचान भी लेती है, क्योंकि दर्श की फ़ोटो उसके घर में थी। और ये भी जान लेती है कि दर्श उसका मामा है, जिसे अब तक उसके परिवार वाले मरा हुआ समझते हैं। दर्श को नाराज़गी से जाते देख श्रेष्ठा भी उठकर जाने लगती है, तभी ध्रुव उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रेष्ठा ध्रुव के पकड़े हाथ को देखती है, फिर ध्रुव को। ध्रुव एकदम से कहता है, बेबी छोड़ो ना उसको। श्रेष्ठा ध्रुव की आंखों में देखकर कहती है, अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ दर्श की वजह से। ये सुनते ही ध्रुव श्रेष्ठा का हाथ छोड़ देता है। श्रेष्ठा कुछ पल ध्रुव को देखती है, फिर दर्श को। जिधर दर्श गया था उधर चली जाती है। कमरे में दर्श अपने सामान को बैग में पैक कर रहा था। विक्रम उसे मना करते हुए कहता है, क्या यार, ये क्या पागलपन है, तू ऐसे कैसे जा सकता है? दर्श उसकी बात बिना सुने बस अपनी पैकिंग किए जा रहा था। वो कबर्ड से कपड़े निकालता है, फिर बैग में रखता है। तभी श्रेष्ठा उसका हाथ पकड़ लेती है। दर्श श्रेष्ठा से खुद को छुड़ाता है। श्रेष्ठा उसके सामने खड़ी होकर कहती है,
ये क्या नाटक है दर्श? दर्श बैग को बंद करते हुए कहता है, तुम चाहती हो ना कि मैं यहाँ से जाऊँ, तो जा रहा हूँ। बोलते ही वो बैग उठाता है। श्रेष्ठा फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। दर्श और विक्रम श्रेष्ठा को देखते हैं। श्रेष्ठा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो कहती है, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है, बस इतना कहा है कि अपने पेरेंट्स को बता दो कि तुम जिंदा हो। कभी तुमने सोचा है कि उन्हें जब ये पता चलेगा कि तुम जिंदा हो, वो कितने ज़्यादा खुश होंगे? मैंने पहले भी तो तुमसे कहा था ना कि तुम सच्चाई बता दो, पर तुम तो पता नहीं किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे। दर्श कुछ पल श्रेष्ठा को देखता है, फिर उसके हाथ को पकड़कर कहता है, अगर मैं डैड के पास जाता तो डैड को रुद्रांश की सच्चाई पता चलती और वो उसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ते। पर मैं नहीं चाहता कि रुद्रांश की मौत शेखावत के हाथों हो, बल्कि मैं बस ये चाहता हूँ कि रुद्रांश की मौत सिर्फ सिंघानिया के हाथों हो। दर्श श्रेष्ठा का हाथ छोड़ता है, फिर अपना बैग उठाता है। श्रेष्ठा दर्श को रोकते हुए कहती है, मत जाओ ना दर्श, देखो अब तो तुम्हारे डैड किंग नहीं है, मतलब उनके पास कोई पावर नहीं है, तुम बस अपना सच बताकर यहाँ आ जाना। इतना बोलते ही श्रेष्ठा दर्श के हाथ से बैग छुड़ाती है, फिर बैग खोलकर उसके सामान को वापस से कबर्ड में रखने लगती है। दर्श बस श्रेष्ठा को देखता रह जाता है। श्रेष्ठा पूरे बैग को खाली करके बैग खुद ले जाते हुए बोलती है, गलती से भी कोशिश मत करना यहाँ से जाने की, समझे तुम? बोलते ही श्रेष्ठा बाहर निकल जाती है। दर्श उसे जाते देख मुस्कुरा देता है। हॉल में ध्रुव, सौरभ, सहस्त्रा और ध्रुवंश बैठे बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक सहस्त्रा का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे का नज़ारा देख सहस्त्रा का दिल धक से जाता है। वो तुरंत खड़ी हो जाती है। सहस्त्रा को देखकर सभी उसकी नज़रों का पीछा करते हुए दरवाजे की ओर देखते हैं। ध्रुवंश जैसे ही उधर देखता है, उसके मुंह से एकाएक निकलता है, ब्रो। बोलते ही वो जल्दी से उस ओर जाता है। दरवाजे पर रोनी अव्यान को पकड़कर खड़ा था। अव्यान के सिर पर पट्टी थी और उसके हाथों में भी पट्टियां थी। सहस्त्रा के चेहरे पर एक दर्द के भाव दिख रहे थे। वो अपनी जगह ही जमी हुई थी। ध्रुवंश अव्यान को कंधा देते हुए कहता है, ये सब क्या हुआ? रोनी जवाब में कहता है, एक बच्ची को बचाने के चक्कर में ट्रक ने अव्यान को टक्कर मार दी। ध्रुवंश और रोनी अव्यान को सहारा देते हुए कमरे में ले जाते हैं। उसके पीछे सभी चल रहे थे। ध्रुवंश अव्यान के पैरों को पकड़कर बेड पर रखते हुए कहता है, ब्रो क्या ज़रूरत थी आपको ये सब करने की? इतने सारे बॉडीगार्ड्स थे। और रोनी तुम क्या कर रहे थे? रोनी कुछ बोलने को होता है कि अव्यान तुरंत उसे इशारा करता है, जिससे वो चुप हो जाता है। सहस्त्रा दरवाजे पर खड़ी बस अव्यान की चोटों को देख रही थी। तभी श्रेष्ठा अंदर आते हुए कहती है, डॉक्टर को अच्छे से दिखाया ना तुमने? और कहीं चोट तो नहीं लगी है? रोनी अच्छे से चेक करवाया ना तुमने? सबके चेहरे पर परेशानी थी और सहस्त्रा के चेहरे पर बस दर्द था। वो अव्यान की हर चोटों को बहुत गौर से देख रही थी, जिसमें सफ़ेद पट्टियों पर हल्का खून भी दिख रहा था। अव्यान सबको देखता है। अचानक उसकी नज़र दूर खड़ी सहस्त्रा पर चली जाती है। उसे देखते ही अव्यान अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे उससे सहस्त्रा का दर्द भरा चेहरा देखा ही न जा रहा हो। कुछ देर बाद सभी अव्यान को रेस्ट करने का बोल जाने लगते हैं। ध्रुवंश जाते हुए दरवाजे पर रुक जाता है और सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, आप यहीं रहिए भाभी, शायद ब्रो को कुछ ज़रूरत पड़ जाए। सहस्त्रा कोई जवाब नहीं देती। ध्रुवंश एक नज़र अव्यान को देखकर चला जाता है। सबके जाने के बाद सहस्त्रा बहुत धीरे धीरे चलकर अव्यान के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो अब भी अव्यान की हर एक चोट को एकटक देखे जा रही थी। उसकी चोटों को देखकर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसकी तकलीफ़ को दिखाते हुए उसके आंसू आंखों से होते हुए गालों पर बह रहे थे। अव्यान की आंखें बंद थीं, पर जैसे ही सहस्त्रा के आंसू बहते हैं वह अपनी मुट्ठी कस लेता है, जैसे उसे इस बात की जानकारी हो गई हो कि सहस्त्रा अपने दर्द बयां कर रही है। सहस्त्रा अपने दर्द को जब बिल्कुल सह नहीं पाती तो एकदम से अव्यान के गले लग जाती है। उसके ऐसा करते ही अव्यान अपनी आंखें खोलता है और सहस्त्रा को देखने लगता है, पर सहस्त्रा का चेहरा उसके सीने में छुपा था। सहस्त्रा की आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगते हैं। अगर एक्सीडेंट में अव्यान को कुछ हो जाता, ये सारा ही सोच सहस्त्रा के दिमाग में चल रही थी। उसे ये सोच सोचकर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे सहस्त्रा की सिसकी भी सुनाई देने लगती है, पर अव्यान वैसा का वैसा ही लेटा रहता है। ना वो सहस्त्रा का सहारा देते हुए उसे गले लगाता है और ना ही उसे शांत करने के लिए उसके आंसुओं को पोंछता है। वो बस अपनी चोट पर सहस्त्रा के दर्द को महसूस करता रहता है। वहीं दूसरी ओर रुद्र की कार सक्सेना हाउस के सामने रुकती है। आव्या रुद्र की जैकेट को उतारकर उसे देती है और अपनी जैकेट पहन लेती है। रुद्र अब भी आव्या को नहीं देख रहा था, बस सामने की ओर ही देखे जा रहा था। आव्या कार से नीचे उतरती है। वहीं ध्रुवंश जो बैल्कनी में खड़ा था वो आव्या को उतरते हुए देखता है, पर रुद्र को नहीं देख पाता। आव्या वहां से जाने लगती है, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है।
आव्या नंबर देखकर तुरंत काटती है। फिर से फ़ोन रिंग होता है तो आव्या फ्रस्ट्रेट होकर फ़ोन रिसीव करती है। तभी उधर से आवाज़ आती है, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा और ना ही किसी को तुम्हें टच करने दूंगा। तुम जिद हो मेरी, ये तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा। ये सुनते ही आव्या के मुंह से एकाएक निकलता है, रुद्र तुम। बोलते ही वो पीछे पलट कर देखती है जहाँ कोई नहीं था। रुद्र जा चुका था। आव्या फ़ोन को देखती है तो वो कट चुका था। आव्या जल्दी से फिर से फ़ोन करती है पर इस बार फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वहीं इधर कार में रुद्र फ़ोन से सिम कार्ड निकालकर उसे देखते हुए कहता है, तू जुनूनियत है मेरी, यही मेरी ज़िद है। ज़िद से आगे मेरा ना कुछ है, तुम मेरी हो, कहकर भी तुमसे दूर रहूँगा जानम। आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बोलते हुए रुद्र सिम कार्ड फेंक देता है और कार को बहुत स्पीड से चलाता है। आव्या को अंदर जाते ही पता चलता है कि अव्यान का एक्सीडेंट हुआ है। आव्या बिल्कुल भागते हुए अव्यान के कमरे की ओर बढ़ जाती है। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अव्यान के कमरे में पहुंचते ही आव्या हड़बड़ाहट और घबराहट में, भाई भाई। उसके मुंह से इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं निकलती। सहस्त्रा अब तक अव्यान से दूर होकर बेड पर बैठी हुई थी। आव्या अव्यान की चोटों को देख उन्हें छूने लगती है। अव्यान आव्या को देखते हुए उसके हाथ पकड़ लेता है। आव्या नम आंखों से अव्यान को देखती है। वो अपने जुड़वा भाई की चोटों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अव्यान आव्या को देखते हुए कहता है, आई एम फाइन रैबिट। आव्या हल्का रोने सी आवाज़ में कहती है, ऐसे ठीक हो आप। बोलते हुए आव्या अव्यान की चोटों को देखने लगती है। सहस्त्रा दोनों को अकेला छोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। उसने जब अव्यान के दर्द को बयां करते हुए उसे गले लगाया तो अव्यान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये सोचते हुए सहस्त्रा के मन में एक सवाल उठा और वो ये सवाल मुंह से निकाल भी देती है, क्या उन्हें हमारे जज्बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलते ही सहस्त्रा को अव्यान की हरकतें याद आती हैं। अव्यान की हरकतें एक तरफ से बयां करती थी कि वो सहस्त्रा के साथ रिश्ते में रहना चाहता है और वहीं दूसरी ओर वो कभी भी रिश्ता निभाने जैसा कुछ नहीं दिखाता। पति पत्नी होने के बावजूद दोनों कभी एक कमरे में भी नहीं रहे, भले अव्यान सुबह हमेशा अपने सामान को लेने आता। सहस्त्रा सोचती ही जा रही थी तभी वो दर्श से टकरा जाती है। सहस्त्रा अपने ख्यालों से बाहर आकर उसे देखती है। दर्श सहस्त्रा को देखता है फिर वहां से जाने लगता है। वो अपने कदम बढ़ा ही रहा था तभी सहस्त्रा कहती है, नाना जी आपको बहुत मिस करते हैं। सहस्त्रा ने ये दर्श को नहीं बल्कि सामने देखते हुए कहा था। दर्श पीछे मुड़कर सहस्त्रा की पीठ को देखता है फिर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। दर्श सहस्त्रा के सिर पर हाथ रखकर कहता है, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना। सहस्त्रा सिर उठाकर दर्श को देखती है। रिश्ते की सच्चाई को सभी को पता थी। वो हाँ बोले या ना बोले उसे सच में समझ नहीं आ रहा था, पर उसे कोई तो जवाब देना था, इसलिए सहस्त्रा धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। दर्श उसका जवाब पाकर कहता है, मैं कभी तुम्हें देख नहीं पाया, ना ही तुम्हारे जन्म होते समय जा पाया। सहस्त्रा दर्श के चेहरे को देखने लगती है जिसे इस बात का गिल्ट था, लेकिन वो भी क्या करता, उस वक्त तो वो खुद कोमा में था। दर्श सहस्त्रा के सिर से हाथ हटाकर कहता है, अव्यान बुरा नहीं है, वो हर रिश्ते को निभाना जानता है, पर उसकी हरकतें तुम्हें हमेशा हर्ट करती हैं। मुझे पता है, उसे बात करना पसंद नहीं, उसे फीलिंग शेयर करना पसंद नहीं। पता है, उसके डैड यानी आदित्य को भी अपनी फीलिंग्स शेयर करना नहीं आता था और ना ही पसंद था, लेकिन काव्या ने आकर उसे बदल दिया, उसे खुश रहकर जीना सिखाया, उसे हर फीलिंग से रूबरू करवाया। सहस्त्रा बस गौर से दर्श से अव्यान के बारे में सुन रही थी। सवाल तो ये था कि क्या सहस्त्रा कभी काव्या बन पाएगी, अव्यान को आदित्य की तरह बदल पाएगी, अव्यान को हर फीलिंग से रूबरू करवा पाएगी। दर्श कुछ देर तक तो सहस्त्रा को उलझा हुआ देखता रहता है फिर वहां से चला जाता है। सहस्त्रा यूं ही अपने में उलझी हुई जाने लगती है तभी वो एक कमरे के सामने रुक जाती है और देखने लगती है। अंदर आदित्य काव्या से लिपटा हुआ था और बस काव्या को देख रहा था। इधर काजल इस वक्त अपने कमरे में बैठी फोन पर सहस्त्रा की शादी की फोटोज देख रही है। फोटो देखते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो एक एक फोटो को पार करते हुए देखे जा रही थी तभी एक फोटो आता है जिसमें ध्रुवंश की गोद में सहस्त्रा बैठी थी। काजल उस फोटो को ध्यान से देखने लगती है। वो ध्रुवंश के हाथों को नोटिस कर रही थी जो सहस्त्रा की कमर पर थे। काजल ये देखते हुए फिर आगे फोटो देखती है जिसमें ध्रुवंश ने सहस्त्रा को गोद में उठाया था। ये सीन देखते ही काजल को शादी के कुछ दिन बाद की घटना याद आती है। असल में काजल और ध्रुवंश की मुलाकात शादी के बाद एक एक्सीडेंट में हुई, जिस वक्त ध्रुवंश की कार से काजल को टक्कर लगी थी। ज़्यादा तो नहीं पर उसे पैर में चोट लगी थी जिस वजह से वो चल नहीं पा रही थी। ध्रुवंश ने कार से निकलकर काजल की सिचुएशन देखी तो उसने काजल को गोद में उठा लिया। उस वक्त जो काजल की जो फीलिंग्स थी वो ध्रुवंश की करीबी से आने लगी। ध्रुवंश काजल को पहचानता था और उसे साली ही मानता था। काजल भी उसे जीजू ही कहती। ध्रुवंश ने जब काजल को घर ड्रॉप किया तब भी उसने काजल को गोद में उठा लिया था।
काजल का हाथ ध्रुवंश की गर्दन पर लिपटा हुआ था और काजल बस ध्रुवंश को देख रही थी। ध्रुवंश के ऐसा करते ही काजल के दिल में एक अजीब फीलिंग जगी जो बहुत बुरी थी, क्योंकि उसे ये पता था कि ध्रुवंश सहस्त्रा का पति है। भले ही ये बात झूठ हो, पर फिर भी दुनिया के सामने तो यही सच था कि ध्रुवंश सहस्त्रा का पति है। फिर वो उसके प्रति फीलिंग्स कैसे जगा सकती है? वो ध्रुवंश को जीजू तो बोलती थी, पर वो ध्रुवंश को पसंद करती थी, उससे अट्रैक्ट थी। पर ध्रुवंश ने कभी भी काजल को उस नज़र से नहीं देखा। आधी रात हो चुकी थी। सहस्त्रा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, क्योंकि अव्यान जहाँ था वो गेस्ट रूम था, जहाँ अव्यान हमेशा रहा करता था। सहस्त्रा को अव्यान की बहुत फिक्र हो रही थी, पर अव्यान के कमरे में इस वक्त आव्या थी, जिस वजह से सहस्त्रा की हिम्मत नहीं हो रही थी अव्यान के कमरे में जाने की। सहस्त्रा कमरे से बाहर निकलकर अव्यान के कमरे की तरफ देखती है। घर की सारी लाइट्स बंद थे, पर सहस्त्रा अपनी परेशानी में ये तक भूल गई कि उसे अंधेरे से डर लगता है। ध्रुवंश इस वक्त जागा हुआ था। वो धारा के फोटो को देखते हुए उसके साथ बीते लम्हों को याद कर रहा था, पर तभी उसकी नज़र सहस्त्रा पर पड़ी। सहस्त्रा की नज़रों का पीछा करते हुए ध्रुवंश को समझ आता है कि सहस्त्रा अव्यान को लेकर चिंतित है। ध्रुवंश अपनी जगह से उठता है, फिर अपने फ़ोन को बंद करके कमरे से निकल जाता है। ध्रुवंश सहस्त्रा की ओर बढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी? ध्रुवंश के अचानक ऐसे आवाज़ सुनने से सहस्त्रा का ध्यान टूटता है। वो ध्रुवंश को देख बहाना बनाते हुए कहती है, नहीं वो कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। ध्रुवंश सहस्त्रा के ये बोलते ही बहुत ज़ोर से बोलता है, नींद कहाँ से आएगी जब चैन ही कोई और ले गया है तो। बोलते ही ध्रुवंश मन ही मन मुस्कुरा उठता है। ध्रुवंश की इतनी धीमी बातों को सहस्त्रा सुन नहीं पाती, जिस वजह से वो पूछती है, जी आपने कुछ कहा? ध्रुवंश नाम में सिर हिलाकर कहता है, नहीं तो। सहस्त्रा की नज़र फिर एक बार गेस्ट रूम की ओर चली जाती है। ध्रुवंश मुस्कुराता हुआ सहस्त्रा को बिना दिखाए जाते हुए कहता है, पता नहीं ट्यूलिप कैसे सो रही होगी, अगर वो बेड पर नहीं सोती तो कभी कंफर्टेबल नहीं होती। बोलते हुए ध्रुवंश चला जाता है। ध्रुवंश नीचे जाकर सारी लाइट जलाता है। अब जाकर सहस्त्रा को होश आता है कि वो अब तक अंधेरे में खड़ी थी। होश आते ही वो खुद को देख बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद सहस्त्रा देखती है कि ध्रुव आव्या को गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था। ध्रुवंश आव्या को उसके कमरे की ओर ले जाता है। ध्रुवंश जैसे ही कमरे के अंदर जाता है, सहस्त्रा जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर अव्यान के कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा अव्यान के कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। सहस्त्रा मुड़कर अव्यान को देखती है, जो सोते हुए भी बहुत ज़्यादा सीरियस था। सहस्त्रा ने आज तक अव्यान को सोते हुए नहीं देखा था। अव्यान को सोते हुए भी सीरियस में देखकर सहस्त्रा धीरे से कहती है, इतनी सीरियसनेस इनके अंदर भरी हुई है कि सोते हुए भी इनके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं देख सकते। ऐसा लगता है जैसे सीरियस रहने का कोई कंपटीशन में उतरे हुए हैं। बोलते ही सहस्त्रा अव्यान की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा बेड के नीचे बैठ जाती है। वो अव्यान की चोटों को देखकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अव्यान का हाथ बहुत ज़्यादा रफ था। सहस्त्रा कुछ देर तक तो वैसे ही रहती है, फिर ज़मीन पर बैठी हुई ही सो जाती है। सुबह अव्यान की आंखें काफ़ी जल्दी खुलती हैं। आंख खुलते ही उसकी नज़र सहस्त्रा के सोते हुए मासूम चेहरे पर पड़ती है। अव्यान कुछ पल सहस्त्रा का चेहरा देखता है, फिर उठने को होता है, पर तभी उसे समझ आता है कि सहस्त्रा ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। अव्यान एक नज़र सहस्त्रा के चेहरे को देखकर उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने लगता है। उसके छुड़ाते वक्त ही सहस्त्रा की नींद भी खुल जाती है। सहस्त्रा आंखें खोल अव्यान को देखती है। अव्यान की नज़र भी सहस्त्रा पर चली जाती है। सहस्त्रा अव्यान की नज़रों को अपनी तरफ पाते ही उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है, आपको कुछ चाहिए? अव्यान कुछ नहीं बोलता और अपना फ़ोन लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी उसके हाथ में बहुत तेज़ दर्द होता है। ये देखकर सहस्त्रा डांटते हुए कहती है, भगवान ने ज़बान दी है ना, तो बोलते क्यों नहीं है आप? मैं यहाँ आपके लिए खड़ी हूँ, लेकिन आपको तो बस खुद को चोट पहुँचाना है। ये नहीं सोचते कि इससे आपके परिवार को कितनी तकलीफ़ होती है, मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, लेकिन नहीं, बस खुद को चोट पहुंचाना है और चुपचाप रहना है। आप समझते क्यों नहीं हो कि आपकी चोटों से हमें दर्द होता है? बोलते हुए भी वो बिल्कुल चुप हो जाती है। सहस्त्रा अपनी बातों को याद करते हुए अव्यान को देखती है, जो बिना भाव के उसे ही देख रहा था। सहस्त्रा अपने मन की सारी भड़ास निकालते हुए इतना कुछ बोल देती है जो उसे उस वक्त याद ही नहीं रहता, लेकिन अब जब उसे समझ आता है तो वो हकलाते हुए कहती है, वो हमारा मतलब। वो इतना ही बोलती है कि तभी अव्यान उसके सामने खड़ा हो जाता है। सहस्त्रा ये देख थोड़ा सहम सी जाती है। वो खुद को अव्यान के इतना करीब खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिस वजह से वो अपने कदम पीछे करने लगती है। उसकी धड़कनें एकदम से बढ़ने लगती हैं जब वो देखती है कि अव्यान भी अपने कदम उसकी ओर बढ़ा रहा है। सहस्त्रा पीछे हटते हटते दीवार से सट जाती है।
अव्यान अब भी उसकी ओर ही कदम बढ़ाए जा रहा था। वो कदम बढ़ाते बढ़ाते सहस्त्रा के एकदम करीब पहुंच जाता है। सहस्त्रा सिर झुकाए अपनी साड़ी को मुट्ठी में भर लेती है। अव्यान एक हाथ दीवार पर रखकर सहस्त्रा के करीब जाता है। अब दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए थे। सहस्त्रा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान सहस्त्रा के झुके चेहरे को अपना एक हाथ बढ़ाकर चिन को पकड़कर ऊपर करता है। सहस्त्रा और कसकर अपनी साड़ी को मुट्ठी में भर लेती है। अव्यान एकटक सहस्त्रा के चेहरे को देखता है, जिसकी बंद पलकें, तेज सांस लेने वाली नाक और हल्का हल्का थिरकते उसके होंठ। अव्यान सहस्त्रा के चेहरे पर फूंकता है, जिससे सहस्त्रा अपने चेहरे पर जोर देकर धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाती है। पलकें उठाते ही उसे अव्यान का चेहरा बहुत बहुत करीब दिखता है। अगर वो 1 इंच भी हिलती तो अव्यान के होंठ उसके होंठों से मिल जाते। अव्यान सहस्त्रा की आंखों में होते हुए उसके होंठों को देखता है। सहस्त्रा भी अव्यान की नज़रों को अपने होंठों पर महसूस कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसका दिल बहुत ज़ोरों से शोर करने लगता है। अव्यान सहस्त्रा के बहुत ही ज़्यादा करीब था। सहस्त्रा अव्यान की नज़रों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी, जिस वजह से उसकी धड़कनें बस बढ़ती ही जा रही थीं। दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थी। सहस्त्रा को अव्यान के बोलने का इंतज़ार था, पर तभी दरवाजे पर नॉक होता है। अव्यान एक नज़र दरवाजे को देखकर वॉशरूम चला जाता है। सहस्त्रा आज भी अव्यान की आवाज़ नहीं सुन पाई, जिस वजह से उसका मुंह बन गया। सहस्त्रा वॉशरूम की ओर देख मुंह बनाकर कहती है, अजीब है ये भी, इतने करीब आने से अच्छा दूर रहकर ही कुछ बोल देते। मुझे तो लगता है ज़रूर इन्होंने ना बोलने की हाई डिग्री ले रखी है। पता नहीं मुझे अपने ही पति की आवाज़ कब सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलते हुए सहस्त्रा आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर आव्या थी। वो जल्दी से अंदर आकर अव्यान को ढूंढने लगती है। सहस्त्रा उसे अव्यान को यूं ढूंढता पाकर कहती है, जी वो वॉशरूम गए हैं। आव्या वॉशरूम को देखते हुए परेशान लफ्ज़ों में पूछती है, भाई को कहीं दर्द तो नहीं है ना? आपको उन्होंने बताया? बोलते ही आव्या सहस्त्रा को देखती है। सहस्त्रा नाम में सिर हिला देती है। कुछ देर बाद अव्यान नहाकर बाहर आता है। आव्या और सहस्त्रा दोनों अव्यान को शार लिया देखकर गुस्से से घूरने लगती हैं। आव्या अव्यान पर गुस्सा करते हुए कहती है, भाई आपको किसने कहा था शार लेने को? सारी चोटों को आपने भिगो दिया। आपको पता है इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? आव्या बस इतना ही बोलती है कि सहस्त्रा बीच में कहती है, इन्हें पता कैसे होगा? बस इन्हें तो अपनी जिद पर अड़ना आता है। एक दिन नहीं नहाते तो क्या ही बिगड़ जाता। बहन और वाइफ मिलकर आज बुरी तरह से अव्यान को डांट रहे थे। सहस्त्रा को अव्यान का उसकी चोटों को बढ़ावा देने पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वो गुस्से में बस अव्यान पर भड़क रही थी। वहीं आव्या भी अव्यान पर भड़ास निकाल रही थी। अव्यान दोनों को घूरता है और जब दोनों बिल्कुल चुप नहीं होते तो अव्यान हार मानकर कमरे से निकलने लगता है। वो निकलता उससे पहले आव्या और सहस्त्रा दोनों ही अव्यान को पकड़ लेती हैं। एक हाथ सहस्त्रा ने पकड़ा तो वहीं दूसरा हाथ आव्या ने। अव्यान दोनों को देखता है। दोनों गुस्से से उसे ही देख रही थी। दोनों एक साथ कहती हैं, अब कहाँ जा रहे हैं आप? अव्यान बेचारा फ्रस्ट्रेट हो चुका दोनों की डांट सुन सुनकर। अव्यान दोनों का हाथ पकड़े खींचते हुए कमरे के बाहर निकलता है और उन दोनों के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। सहस्त्रा और आव्या दोनों मुंह खोले दरवाजे को देखती हैं। सहस्त्रा के मुंह से एकदम से निकलता है, कितने खड़ूस हैं ये। वहीं दोनों को देखकर ध्रुवंश, जो कब से उनको ही देख रहा था, वो हंसने लगता है। ध्रुवंश हंसते हुए कहता है, एक हुआ दो पर भारी। ध्रुवंश की बात सुनकर आव्या और सहस्त्रा ध्रुवंश को घूरने लगती हैं। ध्रुवंश खुद को खतरे में समझ अपनी हंसी रोक लेता है। फिर लगता है मुझे कुछ काम था बोलकर ध्रुवंश वहां से भाग जाता है। सहस्त्रा और आव्या दरवाजे को देखती फिर एक दूसरे को देख वहां से चली जाती हैं। एयरपोर्ट। विनी कार में गेट के पास बाहर मुंह किए बैठी थी और उसके पास धीरज कार के गेट को पकड़े झुका हुआ था। विनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या तुम भी पटना तक आ गए? और अब बोलते ही वो नाराजगी से धीरज को देखने लगती है। धीरज झुककर विनी के माथे पर किस करके कहता है, माई लाइफ, मैं मीटिंग के बाद जाऊंगा ना तुम्हारे पास, अब नाराजगी थूक भी दो। धीरज इतना बोलते ही विनी के गाल पर किस करता है। विनी अपने गाल पर हाथ रखे उसे घूरते हुए कहती है, ये क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इस वक्त हम कहाँ पर हैं? धीरज मुस्कुराते हुए विनी के होंठों को देखते हुए कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कहाँ पर हैं? हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। बोलते ही धीरज आई विंग करता है। ये देख विनी शर्म से नज़रें झुका लेती है। विनी को शर्माते देख धीरज टीज करते हुए कहता है, पता है तुम सुहागरात में भी ऐसे ही शर्मा रही थी,
पर जब हमने वो सब स्टार्ट किया फिर तो तुम्हारी शर्माहट तो छू मंतर सी हो गई। विनी के गाल अब शर्म से और ज़्यादा लाल हो जाते हैं। वो बस थोड़ा गुस्सा दिखाए धीरज के सीने पर मारते हुए कहती है, बिल्कुल बेशर्म हो तुमसे ना मैं बात ही नहीं करूँगी, अब जाओ यहाँ से। धीरज हंसते हुए विनी का हाथ पकड़ता है, फिर कहता है, मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ओके, ध्यान से जाना। इतना बोलते ही धीरज विनी के माथे को चूमता है, फिर बाय बोलकर चला जाता है। विनी उसे मुस्कुराकर जाता हुआ देखती रहती है। विनी भी अब ड्राइवर को कार चलाने का बोलती है। सहस्त्रा अभियान के सारे लंच को रेडी करके प्लेट में सर्व कर रही थी। चोटों की वजह से अभियान ऑफिस नहीं गया था और जा भी तो नहीं सकता था। अगर जाता तो उसे सहस्त्रा और आव्या की पता नहीं कितनी डांट सुननी पड़ती। आव्या हॉस्पिटल जा चुकी थी। सहस्त्रा एक बड़ी सी ट्रे को उठाकर लाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। सहस्त्रा हॉल में चारों ओर नजर घुमाए देखती है, जहाँ कोई नहीं था। सहस्त्रा एक नज़र दरवाजे को देखती है, तभी फिर एक बार डोरबेल बजती है। सहस्त्रा ट्रे को टेबल पर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। दरवाजे के पास पहुंचते ही वो दरवाज़ा खोलती है। सामने विनी खड़ी थी। विनी सहस्त्रा को देखते ही उसके गले लग जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, कैसी हो भाभी। सहस्त्रा ने ज़्यादा विनी के साथ वक्त नहीं बिताया था, जिस वजह से वो ज़्यादा विनी के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाई थी, पर फिर भी विनी ने सहस्त्रा की शादी वाले दिन से ही उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेव किया था, जिससे सहस्त्रा को विनी के साथ कंफर्टेबल लगता है। सहस्त्रा भी धीरे से विनी की पीठ पर हाथ रखकर कहती है, ठीक हूँ। विनी सहस्त्रा से अलग होकर अंदर देखते हुए कहती है, बाकी सब कहाँ हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। बोलते ही विनी हॉल में आ जाती है। सहस्त्रा भी चारों ओर देखती है, फिर कहती है, विक्रम अंकल तो ऑफिस गए हैं, दर्श अंकल अपने घर गए हैं। और सहस्त्रा इसके आगे कुछ बोलती तभी विनी की आवाज़ आती है, विक्रम अंकल। बोलते ही विनी सहस्त्रा को देखती है, फिर कहती है, भाभी आप डैडा को डैड या पापा बुला सकती हैं। सहस्त्रा विनी को देखती है क्योंकि उसे जहाँ तक बताया गया था काव्या मतलब अव्यान की माँ के हस्बैंड आदित्य हैं, न कि विक्रम। और वैसे भी अव्यान, ध्रुवंश और आव्या में से कोई विक्रम को पापा कहकर नहीं बुलाता, तो सहस्त्रा को समझ नहीं आया कि वो विक्रम को अंकल बुलाना ही सही समझती है। पर विनी को ये नहीं पता था, इसीलिए सहस्त्रा हाँ में सिर हिला देती है। विनी बोरियत से चारों ओर देखती है, फिर बैग को सोफे पर रखते हुए कहती है, मतलब घर पर कोई नहीं है, चलो ठीक है, मैं मम्मा से मिलकर आती हूँ। विनी इतना बोलते ही आगे बढ़ जाती है। सहस्त्रा विनी के अचानक ये बोलने से समझ ही नहीं पाती कि वो क्या करे। विनी सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही थी। सहस्त्रा उसे रोकना तो चाहती थी, पर वो समझ ही नहीं पाती कि वो उसे कैसे रोके। जब सहस्त्रा को बिल्कुल समझ नहीं आता तो वो जल्दी से अव्यान के कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा अव्यान के कमरे में जाकर देखती है तो अव्यान को बैठा हुआ पाती है। सहस्त्रा अव्यान के पास जाकर कहती है, वो आपकी दीदी आई हैं, वो आपकी माँ से। वो इतना ही कहती हैं कि अव्यान तुरंत उठता है। वो अपने दर्दों को भूलकर तेज़ कदमों से बाहर निकल जाता है। सहस्त्रा अव्यान को देखते हुए उसके पीछे चली जाती है क्योंकि अव्यान को अपने तेज़ कदमों की वजह से सिर में दर्द हो रहा था, जिससे उसने अपने सिर को पकड़ रखा था, जो सहस्त्रा देख पा रही थी। अव्यान सीढ़ियों पर हल्का लड़खड़ा जाता है। सहस्त्रा अव्यान को संभालने के लिए दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है, पर तब तक अव्यान खुद को संभाल लेता है और अपने कदम बढ़ाने लगता है। अव्यान ऊपर जाते ही काव्या के कमरे के कुछ दूरी पर एकदम से रुक जाता है। सहस्त्रा भी अव्यान के थोड़े पीछे रुककर सामने देखती है, जहाँ विनी कमरे के अंदर देख रही थी। अव्यान विनी को कमरे के अंदर देखता पाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। विनी अंदर जाने वाली होती है कि उसकी नज़र अचानक अव्यान पर चली जाती है। अव्यान के शरीर पर बैंडेज देखकर विनी लगभग दौड़ते हुए अव्यान के पास जाती है और घबराते हुए कहती है, भाई ये सब क्या हुआ आपको, और किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। बोलते हुए विनी की नज़र सहस्त्रा पर जाती है, जो उसे ही देख रही थी। विनी सहस्त्रा को देखकर, और आपने भी क्यों नहीं बताया। विनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अव्यान को लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अव्यान सहस्त्रा को देखते हुए काव्या के कमरे की ओर इशारा करता है। सहस्त्रा अव्यान के इशारे को समझकर जल्दी से काव्या के कमरे की ओर बढ़ जाती है। कमरे में पहुंचकर देखती है तो आदित्य इस वक्त वॉशरूम से बाहर आ रहा था। मतलब ये था कि विनी ने बस काव्या को देखा था, ना कि आदित्य को। सहस्त्रा दोनों को देखकर दरवाज़ा बंद कर देती है। हॉस्पिटल में
आव्या अपने हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल की ओर गई थी जहां आदित्य और काव्या के इलाज के लिए डॉक्टर को अपॉइंट किया गया था। आव्या सारी रिपोर्ट्स को डॉक्टर के पास जमा करने आई थी। आव्या रिपोर्ट्स को जमा करने के बाद लिफ्ट की ओर बढ़ती है। आव्या एक बटन प्रेस करके लिफ्ट के आने का इंतजार करते हुए टाइम देखती है। कुछ ही पलों में लिफ्ट खुलती है। अंदर रुद्र बिना भाव के खड़ा फोन में कुछ कर रहा था। उसे देखते ही आव्या की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो रुद्र को देखते हुए मन ही मन कहती है, अजीब है, मैं जहाँ जाती हूँ इसका तो मिलना ही है। बोलते ही आव्या लिफ्ट के अंदर बढ़ती है और एक बटन प्रेस करती है। रुद्र अब भी फ़ोन में घुसा हुआ था। वो आव्या को बिल्कुल नहीं देख रहा था। आव्या इधर उधर देखते हुए हल्का गुनगुनाने लगती है। सच में उसे इस वक्त रुद्र से बात करने का मन कर रहा था। आव्या इधर उधर घूमती है, फिर रुद्र को देखती है जो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। आव्या लिफ्ट से सटकर रुद्र को देखते हुए आखिर में कह देती है, तुम क्या मेरी परछाई हो जो हर वक्त मेरे पास ही होते हो। रुद्र आव्या के ये बोलने पर चुपचाप ही खड़ा रहता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। आव्या उसके ना बोलने पर आगे बढ़कर उसका फ़ोन उससे छीन लेती है। रुद्र पॉकेट से एक और फ़ोन निकालकर देखने लगता है। आव्या वो फ़ोन भी उससे छीन लेती है। रुद्र फिर भी आव्या को नहीं देखता। आव्या नीचे से झांकते हुए रुद्र को देखते हुए कहती है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? रुद्र अब दूसरी ओर देखने लगता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। आव्या उसे खुद को इग्नोर करता देखकर कहती है, देखो मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि तुम मुझे इफ़ेक्ट कर रहे थे। और आव्या रुद्र को क्या बता रही है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने अंदर की फीलिंग्स को रुद्र के सामने बता रही थी। रुद्र अब भी उसे नहीं देखता। वो पूरी तरह से आव्या को इग्नोर कर रहा था। आव्या उसे ऐसे चुपचाप देख नहीं पा रही थी। उसे रुद्र की आवाज़ सुननी थी और रुद्र उसे इसके लिए तड़पा रहा था, चाहे जो भी था। लेकिन आव्या को रुद्र की आदत सी लग गई थी। आव्या उसके दोनों फ़ोन्स को उसकी पॉकेट में रखती है और कहती है, तुम्हें बात नहीं करनी ना? फाइन, मैं भी तुमसे बात नहीं कर रही। देखना, अगर तुम्हें जब मुझसे बात करने का मन करेगा ना तब भी नहीं करूँगी। बोलते ही आव्या उसकी ओर पीठ करती है और फिर हाथ बांधे मुंह फुलाए खड़ी हो जाती है। रुद्र फिर से अपना फ़ोन निकालकर देखने लगता है। आव्या बड़बड़ाते हुए कहती है, एक तो पहले आदत लगवाई, अगर इतना ही बात नहीं करना था तो मुझसे मिला ही क्यों? एक साथ कॉफ़ी क्यों पी? लॉन्ग ड्राइव पर क्यों गया? और मुझे किस क्यों? बोलते ही आव्या को वो किस याद आती है। याद आते ही आव्या के हाथ उसके होठों पर चले जाते हैं। एक दिन पार हो गया था पर उसे याद ही नहीं रहा कि रुद्र ने उसे किस किया था। आज अचानक ही आव्या के मुंह से निकल गया और जैसे ही निकला उसे वो किस सीन याद आने लगता है। आव्या अपने होठों को छूते हुए उस सीन को याद करने लगती है। आव्या के पूरे शरीर में एक सिहरन सी उठी, वो कांप सी उठी। उसकी पहली किस होने के बावजूद उसने ये गौर नहीं किया। आव्या उस पल में डूबी रही। वहीं आव्या के बड़बड़ाते सारी बातें रुद्र को सुनाई दे रही थी और वो अब एकटक आव्या को देख रहा था।